SQL. So in today's lecture, we will study what is MySQL, what is SQL by the way, and why do we use SQL. Then we will learn a bit about history of MySQL, and then straight away we'll move into the practical aspects. So let's start it now. So I hope the screen is visible to all of you. I'll just present the screen. So here we go. Okay. So first of all, you can see what is meant by SQL. तो SQL stands for Structured Query Language. तो जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, ठीक इसी तरह से एक लैंग्वेज डेवलप की गई है जिसकी हेल्प से आप कोई भी रिलेशनल अगर डेटाबेस है तो उसको कैसे कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं. सो यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स, ये एसक्यूएल कमांड्स को इंटरप्रेट करता है आपको कोई भी आरडीबीएमएस, जैसे कि माई एसक्यूएल हम लोग पढ़ रहे हैं, और वो जैसे हम कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो डेटाबेस को मैनेज करता है. सो दिस एसक्यूएल आप देख सकते हैं, अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखें, इट वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम रिसर्च लैबोरेटरी और सैन जोज करके थे जिन्होंने एक प्रोजेक्ट के अंदर इसको डेवलप करा था, और ये अर्ली 1970s में इंट्रोड्यूस हो गया था. और इसके सक्सेसफुल होने की वजह से बहुत सारे जो डीबीएमएस हैं, बेसिकली आरडीबीएमएस, सब ने इसको इम्प्लीमेंट करा है. तो ये एक लैंग्वेज है जो लैंग्वेज विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल आरडीबीएमएस. तो आप देख सकते हैं हियर वी हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द पॉपुलर आरडीबीएमएस. जैसे माई एसक्यूएल आप देख सकते हैं, पोस्ट एसक्यूएल देख सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसक्यूएल माना जाता है, इसके अंदर काफ़ी फीचर्स होते हैं. ठीक इसी तरह से ओरेकल है. ओरेकल जितने भी एंटरप्राइजेस है, बैंक्स वगैरह, जनरली ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा आप कह सकते हैं वॉल्यूमिनस डेटा मैनेज कर लेता है. सिमिलरली ऑन द अदर हैंड एसक्यूएल लाइट है. अब अगर जो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर एसक्यूएल लाइट अपने मोबाइल में ही आप चला सकते हैं. तो ये जितने भी हैं, दीज ऑल आर आरडीबीएमएस जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं एसक्यूएल. तो ये सब एसक्यूएल यूज़ करते हैं, यानी यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज आप इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो जैसे अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, सो दोज ऑफ यू हु आर हैविंग लैपटॉप्स, आप माई एसक्यूएल सर्वर नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं. देन वी कैन स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल वर्क. बट दोज ऑफ यू हु आर नॉट हैविंग लैपटॉप्स, यू विल फेस सम प्रॉब्लम. तो आपको बेसिकली अगर आप एसक्यूएल लाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, कमांड्स थोड़ी डिफर करती हैं, बट स्टिल इफ यू वांट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा. इवन आप एसक्यूएल लाइट अपने एंड्रॉयड फोन्स में यूज कर सकते हैं. Okay, now let's straight away move into our main topic, MySQL. तो MySQL बच्चों, ये काफ़ी पॉपुलर आपका आरडीबीएमएस है, और इसकी पॉपुलैरिटी का जो रीज़न है वो बहुत सारे हैं. नंबर वन, ये फ्रीवेयर है. तो आप फ्रीली बिना किसी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स आपको पता है, इसकी कोड्स, इसकी कोडिंग अवेलेबल होती है ऑनलाइन. देन इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हैं जिसने इसको पॉपुलैरिटी में ऐड करा. मल्टी यूज़र, ये मल्टी यूज़र सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो इसको आप किसी सर्वर पे इंस्टॉल करके और यूज़ कर सकते हैं. इवन फेसबुक जैसी साइट्स भी माई एसक्यूएल यूज़ करती हैं. और जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं जनरली, जहाँ फंड का थोड़ा ये रहता है कि भाई कम से कम में हो जाए, तो वहाँ द चॉइस इज माई एसक्यूएल, बिकॉज माई एसक्यूएल इज़ अ फ्रीवेयर एज वेल एज ओपन सोर्स. और ये काफ़ी और फीचर्स, जैसे आप देख सकते हैं मल्टी थ्रेडेड डाटाबेस. अब ये मल्टी थ्रेडेड क्या होता है एक्चुअली बच्चों, जब कोई हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें आपका जब प्रोग्राम रन होता है तो इससे प्रोसेस बनता है, ठीक है. और ये सब प्रोसेस होते हैं थ्रेड्स. आप समझ सकते हैं छोटे छोटे, एक ही प्रोसेस के अंदर जब बहुत अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्क होते हैं उनको हम थ्रेड्स बोलते हैं. तो इसके अंदर मल्टी थ्रेड भी आप रन कर सकते हैं. तो दैट्स दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर यूज्ड. और यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डेवलपर्स के लिए, ये इसका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं. इसको हम कहते हैं लैम्प, LAMP. तो ये सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है
डेवलपमेंट के लिए, यानी अगर आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब एप्लीकेशन कुछ भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। अब ये लिनक्स क्या है? लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अपाचे क्या है? ये एक वेब सर्वर है। माई एसक्यूएल आपको पता ही है, आरडीबीएमएस है। और पीएचपी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है रेदर, जिससे कि आप वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस टेकन बाय वेब डेवलपर्स। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो आप इसको पीएचपी को पाइथन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म बनता है आपके वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। देन लिटिल बिट इनटू हिस्ट्री, आप देख सकते हैं कि जो माई एसक्यूएल ए बी, दिस इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो ये माई एसक्यूएल जो है, ये माइकल विडनियस, जिनको मॉन्टी, डेविड एक्समार्क, एलन लार्सन, इन्होंने स्वीडन में 1995 में इस आरडीबीएमएस को बनाया था, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि माई एसक्यूएल क्यों यूज़ करते हैं, इट्स बेसिक फीचर्स। नाउ वी विल फर्दर डिग इनटू इट्स फीचर्स, और क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर आप देख सकते हैं विच इज़ हाईलाइटेड एट द टॉप, ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ओपन सोर्स है, यानी इसके अंदर चेंजेस कम्युनिटी बेसिस पर किए जा सकते हैं, ये कोई प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। देन मोर इम्पॉर्टेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, अब ये बहुत पोर्टेबल है, तो इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, तो आसानी से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि ये भी मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, लिनक्स, विंडोज़, मैक, एप्पल, ये जितने भी हैं हर प्लेटफॉर्म पे इसका सपोर्ट अवेलेबल है। तो आप इजीली इसको किसी भी पर्टिकुलर मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी, जैसे आपको पहले भी बताया था कल के लेक्चर में कि इट हैज़ गॉट गुड सिक्योरिटी फीचर्स, यहाँ पे मल्टी लेयर सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आप विंडोज़ में यूज़र्स बनाते हैं, तो ठीक इसी तरह से माई एसक्यूएल में आप अलग अलग यूज़र्स और उनको अलग अलग डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स पर राइट्स दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका डेटाबेस बहुत सिक्योर होता है, उसमें आप जिसको जो राइट देंगे वो सिर्फ अपने राइट के अकॉर्डिंग ही उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी, अब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हमारी पाइथन भी है, तो सबके आपको इसके कनेक्टर्स मिल जाते हैं, एपीआईज होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकते हैं। आप क्लास 12th में जब जाएंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे किस तरह से हम अपने पाइथन प्रोग्राम को माई एसक्यूएल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी फीचर भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये भी एसक्यूएल सपोर्ट है इसमें, यानी अगर आपको एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से आती है, आपने ओरेकल या किसी और पे वर्क कर रखा है, या आपने याद होगा क्लास 10th में एमएस एक्सेस पे वर्क कर रखा है, तो सेम उन्हीं क्वेरीज को यूज करके आप इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट फीचर्स ऑफ माई एसक्यूएल। अब हम चलते हैं बच्चों कमांड्स। इसमें थोड़ी सी एक जगह करेक्शन है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी ऑथर ने बनाया, दैट इज मिस्टेक डन ऑन देयर पार्ट। एनीवेज, हम पहले इसके टाइप पढ़ते हैं, भाई कितने जो एसक्यूएल में आप कमांड्स देते हैं उसको कितने टाइप में हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। तो ये क्या है बच्चों? ये वो कमांड्स हैं आपके एसक्यूएल के जिसकी हेल्प से आप एसक्यूएल के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डीएमएल। अब डीएमएल से क्या करते हैं, मान लो आपने टेबल बना लिया, डेटा डाल दिया, सब कुछ, अब उसके अंदर चेंजेस करने, मैनिपुलेट करना है, तो इसे हम कहते हैं डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट टू जो है डीसीएल और टीसीएल, इसमें थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया। जो ये टीसीएल है ये कमिट रोल बैक सेव पॉइंट, ये टीसीएल में आते हैं, ट्रांजेक्शन में आते हैं, मतलब हेडिंग लिखने में मिस्टेक हो गई है ऑथर से। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ये कमांड्स आती हैं कि आप नए यूज़र बनाएं और यूज़र बनाने के बाद में उनको परमिशन दें, ग्रांट करें यानी परमिशन देना, और रिवोक करें यानी परमिशन वापस ले लेना। तो ये आपका डीसीएल में आता है। अब अगर हम बात करते हैं टीसीएल की, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो इसके अंदर ये फीचर्स आते हैं कमिट और रोल बैक सेव पॉइंट। तो अब इससे क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली आपने ये 4 टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स पढ़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा।
बेसिकली हमारा जो कंसर्न होगा आपके 11th क्लास में, दैट विल बी रिलेटेड टू ओनली दीज टू, DDL एंड DML इन योर 11th सिलेबस। जब आप 12th में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे ये कमिट रोल बैक, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, तो आपको छोटा सा इसका आइडिया दे देते हैं। जनरली ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ वर्क। जैसे SQL में आप बहुत सारी क्वेरीज दे सकते हैं, तो सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर एक टास्क है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको n क्वेरीज देनी होंगी। क्लियर? एक क्वेरी से नहीं, एक से ज़्यादा क्वेरीज देनी पड़ रही, और वो टास्क तब सक्सेसफुल माना जाएगा जब n की n क्वेरीज सही होंगी। तो उसके लिए कंसेप्ट आता है ट्रांजेक्शन का, यानी आप बहुत सारे SQL क्वेरीज को ग्रुप करके एक ट्रांजेक्शन बना देते हैं, ठीक है। और वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल तब माना जाता है जब सारे के सारे स्टेप्स या सारी की सारी क्वेरीज सक्सेसफुली रन हो जाए, और अगर एक भी फेल हो गई तो आपकी पूरी ट्रांजेक्शन फेल मानी जाती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा अगेन मैं बता रहा हूँ, हमारा फोकस जो होगा DML और DDL में होगा। यही तक आपके 11th के सिलेबस में इंक्लूडेड है, यू कैन सी हियर। अब DDL को हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं। अब देखो जनरली हम जो क्लास 11th में डिस्कस करेंगे वो डेटाबेस बनाना सीखेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे, और उससे रिलेटेड कमांड। जैसे बनाना है तो आप यूज़ करेंगे क्रिएट, तो क्रिएट से आप कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन जो आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए वी यूज़ द कमांड ऑल्टर, तो ऑल्टर की हेल्प से आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। देन फाइनली अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, वो ऑब्सलीट हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप से एक तरह से वो डिलीट हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट DML। तो सपोज कीजिए आपने एक डाटाबेस बना लिया, उसमें एक टेबल बना ली, टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन अब आपको इंसर्ट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं DML कमांड्स। अब ये DML कमांड्स कैसी होती हैं? सपोज कीजिए आपने टेबल बनाया, अब उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो फॉर दैट वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ इंसर्ट। आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब सपोज कीजिए आपको देखना है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठाना है, तो उसको फैच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम यूज करेंगे सेलेक्ट। तो इंसर्ट से हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, सेलेक्ट से हमने वैल्यूज देख ली, डिस्प्ले कर ली। देन डिलीट। अब डिलीट से क्या होता है? डिलीट से किसी बच्चे का रिकॉर्ड डिलीट। देखो दो डिलीट है यहाँ पे, एक ड्रॉप है। ड्रॉप से पूरा वो जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है वही डिलीट हो जाता है, और डिलीट से क्या होता है? रिकॉर्ड डिलीट कर दें। दोनों में फर्क समझिएगा। यहाँ ये पूरी की पूरी टेबल डिलीट कर देगा, पूरा का पूरा डाटाबेस डिलीट कर देगा, और ये जो डिलीट है जो DML में आता है, ये रिकॉर्ड लेवल पे चेंजेस करता है। समझ गए? यानी आपको मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर रोल नंबर है जो TC लेके जा चुका है, तो उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, वी विल मेक यूज ऑफ डिलीट कमांड। अब सपोज कीजिए 12th क्लास जो पास आउट हो गई है, अब इन केस उसको हमें पूरे टेबल को ही डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप यूज करेंगे। एंड देन अपडेट। अब अपडेट से क्या होगा? जो भी हमारा डेटा है उसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं। सपोज कीजिए आपने फी सबमिट कर दी, तो आपकी जो ड्यू फी है या फी स्टेटस उसको अपडेट करना है, तो रिकॉर्ड लेवल पे चेंजेस करने के लिए वी मेक यूज ऑफ कमांड अपडेट। और अगर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा टाइप्स। आप लोगों ने डेटा टाइप्स, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें डेटा टाइप्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो अब आपको देखना है कि जैसे पाइथन के अंदर आपने अलग अलग डेटा टाइप्स पढ़े थे, लाइक इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो अब देखते हैं कि माई SQL में क्या क्या सपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं भाई, अगर बेसिकली देखा जाए तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, या तो वो होल नंबर टाइप होंगे यानी इंटीजर्स होंगे, ठीक है, या फिर वो डेसिमल वैल्यूज होंगी। तो इट ऑल्सो सपोर्ट दीज टू टाइप। यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यूज भी ले सकते हैं, उसके लिए डेटा टाइप लिखते हैं इंट, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या होता है? फॉर्मेट ये होता है इंट और ब्रैकेट में उसका साइज। सपोज कीजिए आप एक नंबर लिख रहे हैं जिसमें 3 डिजिट नंबर एंट्री हो सकते हैं। सपोज कीजिए आपके जो मार्क्स एंटर करा रहे हैं आप, वो 0 से लेकर 100 तक आ सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जो फील्ड डिफाइन करेंगे उसमें इंटीजर और यहाँ साइज डाल दें, यानी कितने डिजिट्स का होना चाहिए। तो आप 3 डाल दें, 2 डाल दें, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ देखें डेसिमल में, डेसिमल में क्या होता है बच्चों? डेसिमल में यहाँ पे आप डेसिमल डालेंगे, फिर यहाँ आप ये डालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आती है और डेसिमल प्लेसेस कितने आते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें आप
टोटल चीज़ें बताएंगे, नंबर 1 कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, और देन उसमें डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में आप देख सकते हैं, अच्छा एक और चीज़ सॉरी यहाँ बताना भूल गए, आप यहाँ पे इनकी लिमिट भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपने इंटीजर लिया तो एट द मोस्ट जो वैल्यूज होगी वो इस रेंज के बीच में लाई करनी चाहिए। क्लियर? यानी अगर सपोज आपको फ़ोन नंबर स्टोर करना, आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी अगर इससे बड़ा, रदर हम ये पॉजिटिव वाला डिस्कस करते हैं, अगर इससे बड़ा आपको नंबर इंसर्ट करना है तो वो इसमें इंसर्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग इंट। यानी जब आप मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहते हैं फ़ोन नंबर्स, तो हियर यू हैव टू यूज़ लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट नहीं सॉरी, यहाँ पे बिग इंट होता है, जस्ट मेक दैट करेक्शन, बिग इंट। तो यहाँ पे बिग इंट यानी बड़ा इंटीजर, ये MySQL के अंदर यूज़ करते हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग्स पर। अब सपोज कीजिए आपको नाम सेव करना है, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर, और दोनों की जो रेंज है वो 0 से 255 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 255 का मतलब है 256 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बाइट्स में दिखा रखा है। तो यू कैन स्टोर, यानी अगर आप जो साइज़ यहाँ दे रहे हैं ये यहाँ पर 255 साइज़ तक एट द मोस्ट बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं या वेरिएबल कैरेक्टर्स यूज़ कर, आप दोनों में फ़र्क समझना है। सपोज़ कीजिए आपने एक जगह यूज़ करा नेम और कैरेक्टर साइज़ में दे दिया कैरेक्टर 10, तो इसका मतलब है चाहे आपका नेम का साइज़ 10 हो, 8 हो, 6 हो, वो क्या करेगा, वो जितना आपका नेम की जो लेंथ है उतनी ले लेगा और बाकी इसको स्पेस से फिल कर देगा, यानी वो सारी की सारी बाइट्स यूज़ हो जानी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो ये इसमें थोड़ी हमारी मेमोरी बच जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 30 दिया और आपका जो नेम है वो हार्डली 10 कैरेक्टर्स का है, तो रेस्ट ऑफ द मेमोरी विल बी सेव्ड, यानी बाकी आपकी मेमोरी जो यहाँ पर ब्लैंक से फिल हो रही है वो यहाँ बच जाती है। सो दैट्स वाई varchar हम यूज़ करते हैं। varchar की फुल फॉर्म है वेरिएबल कैरेक्टर, अ कैरेक्टर विद वेरिएबल लेंथ। अब आपका क्वेश्चन होगा सर मान लीजिए हमारे पास 255 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट। तो ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉब या टेक्स्ट। तो इसकी हेल्प से आप 255 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम डेट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है। अब MySQL में सपोज कीजिए आपको कोई भी डेट स्टोर करनी है तो वो इस फॉर्मेट में स्टोर होगी। क्लियर? जैसे आज की डेट है 18 सितंबर 2020, तो आप लिखेंगे पहले ईयर 2020 इस तरह से, फिर उसके बाद में मंथ और देन फाइनली डे। और एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो भी आप वैल्यू देंगे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनक्लोज करके देंगे। किसकी बात कर रहे हैं? डेट की। तो ध्यान रखिएगा MySQL के अंदर आप जो इंटीजर देते हैं वो तो ऐसे ही देंगे, यानी बिना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के, और इसके अलावा चाहे वो स्ट्रिंग हो यानी कैरेक्टर हो, varchar हो, या फिर वो डेट टाइम का फॉर्मेट हो, दे विल बी इनक्लोज्ड इन सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज करके होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखो हम दोबारा बता देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके टेस्ट में आना है, एग्जाम में आना है, वो क्या क्या है। यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट SQL के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ MySQL, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। देन डिफरेंट टाइप ऑफ SQL कमांड, फोकस ऑन DDL एंड DML, एंड देन डेटा टाइप्स। इट्स ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट SQL क्वेरीज, किस तरह से हम क्वेरीज बनाते हैं। तो इसके लिए आप कुछ कमांड्स देख सकते हैं SQL की, लाइक अगर आपको MySQL के अंदर डेटाबेस की लिस्ट चेक करनी है कि आपके सर्वर के अंदर कितने डेटाबेस ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखे हैं, तो दैट कैन बी viewed by issuing this command show databases। इसी तरह से किसी डेटाबेस को ओपन करके उसके अंदर कितनी टेबल्स हैं इसे चेक करने के लिए शो टेबल्स। तो हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आप SQL स्टार्ट करेंगे, वर्क करेंगे, उस प्रोसेस को चेक करते हैं।
सो हियर वी गो। तो यहाँ आप सर्च करेंगे MySQL सो यू विल फाइंड MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। तो इसको आप ओपन कीजिए, आपसे पासवर्ड पूछेगा, ये एंटर द पासवर्ड, हिट एंटर, और इस तरह से आपका ये पासवर्ड आपने एंटर कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कितनी डेटाबेसेस इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप कमांड दीजिए शो डेटाबेसेस, एंड एट द एंड आपको हर स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से एंड करना है। प्रेस एंटर, तो यू कैन सी दीज डेटाबेसेस। तो ये डेटाबेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब सपोज कीजिए आपको ये 11th IP वाला डेटाबेस ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यूज़ कमांड, यूज़ 11th IP फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो इसने दिखा दिया डेटाबेस चेंज हो गया। ठीक है, अब हमें देखना क्या इसके अंदर कोई टेबल है, तो हम यूज़ करेंगे शो टेबल्स, एंड देन अगर कोई टेबल होगी तो वो टेबल दिखा देगा। तो इसमें दिखा दिया कि इसके अंदर एक टेबल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसका नाम है IP मार्क्स। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आप MySQL ओपन कर सकते हैं। MySQL पहले आपको इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में आपको MySQL कमांड क्लाइंट ओपन करना है। फिर जो भी पासवर्ड आपने सेट कर रखा है वो पासवर्ड आप सेट करेंगे। और एक और चीज़ बताते हैं, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम MySQL इंस्टॉल करा है तो उसको कॉन्फ़िगर करना भी यहाँ बता देते हैं। तो ये आप देख लीजिए MySQL। अब यहाँ पे आपका ये सर्वर इंस्टेंस कॉन्फ़िगर विजार्ड है, आप इसको ओपन कीजिए, ये इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, एंड इस विजार्ड को आपको वन बाय वन कंप्लीट करना है। आप नेक्स्ट पे गए, इसने पूछा रिकॉन्फ़िगर करना, हमने कहा हाँ जी रिकॉन्फ़िगर, डिटेल, डेवलपर मशीन है, सर्वर है, डेडिकेटेड MySQL सर्वर मशीन है, तो हम डेवलपर मशीन यूज़ करते हैं। मल्टी फंक्शनल होना चाहिए, तो हाँ जी मल्टी फंक्शनल होना चाहिए। देन ये टेबल स्पेस वगैरह इसको सिंपली आप नेक्स्ट कर दें। देन यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो इसका नंबर ऑफ कितने कनेक्शन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये डिफ़ॉल्ट वाला ही चूज़ कर लेते हैं, इसके अंदर 20 कनेक्शंस तक का ये सपोर्ट देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये 500 एक्टिव कनेक्शंस, और या मैनुअली आप जितने कनेक्शन सेट करना चाहते हैं तो ये बेसिकली आप नेक्स्ट कर दें। इसमें आपको, क्योंकि आपको सिर्फ पर्सनल बेसिस पे यूज़ करना है, फिर आपको फायरवॉल का एक्सेप्शन भी यहाँ ऐड कर दीजिए। पोर्ट नंबर ध्यान रखिए 3306, ये इसको देता है, इसमें चेंज भी हो जाता है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फिर आप नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद में ये कैरेक्टर सेट के लिए कहता है, तो अगर आप चाहें तो मल्टीलिंगुअल आप चाहते हैं तो मल्टीलिंगुअल भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये मल्टीलिंगुअल ले लेगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट रहता है, आप इसको भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ ये सर्विस का नाम देगा, क्या आपको ये MySQL विंडोज़ के पाथ में इंक्लूड करना, तो इसको भी टिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें पासवर्ड डाल चुका हूँ तो इसलिए मुझसे करंट पासवर्ड पूछ रहा है। तो सपोज कीजिए मैं अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं पुराना पासवर्ड डालूंगा। आप लोगों को ये दो ऑप्शन आएंगे जहाँ आपको न्यू पासवर्ड डालने हैं। तो इन दिस वे आपको ये करना है। करंट पासवर्ड आपके लिए तो सिर्फ न्यू पासवर्ड दो बार पूछेगा, नेक्स्ट करना होगा, और फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेगा। अगर ये सारे प्रोसेस इसके प्रॉपर कंप्लीट हो गए तो आपका MySQL प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर हो गया है। अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल हम इसको बंद करके स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन के बाद में आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप SQL रन कर पाएंगे। तो आई होप कॉन्फ़िगर करना आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ जो भी हमने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड यहाँ डाल देंगे, ये आ गया। फिर ऐसे ही हमें पता है हमें 11 IP वाला डेटाबेस ओपन करना है, शो डेटाबेसेस, इसकी हेल्प से शो टेबल से हम टेबल्स कितनी ये देख लेंगे। अब सपोज करते हैं हमें एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो बहुत सिंपल सिंटेक्स इसका क्रिएट, क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो डाटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो डाटाबेस, उसके बाद में उसका नाम, सपोज कीजिए आपका नाम आयुष है, आप अपने नाम की डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो आयुष
डाल दीजिए, DB डालना डाल दीजिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डाटाबेस बन गया। अब डेटाबेस को ओपन करना है तो यूज़ और आपकी डेटाबेस का नेम आयुष DB, ओके। अब नेक्स्ट डेटाबेस आपने बना लिया, क्रिएट कर लिया, उसको ओपन कर लिया। अब इसमें कोई टेबल बनानी है। मान के चलते हैं आप यहाँ पे अपने वीकली टेस्ट के सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करना चाह रहे हैं, तो टेबल बनाने का तरीका है क्रिएट। आप एक बार इसको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, शो डेटाबेस, शो टेबल्स, इससे ये आपने लिस्ट देख ली। डेटाबेस बनाना है क्रिएट, आपको डिलीट करना है तो आप ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम ऑलवेज फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन करना है तो ओपन करने के लिए आप यूज़ कमांड यूज़ करते हैं, यूज़ फॉलोड बाय डाटाबेस का नेम। अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ देखिए। इसके लिए सिंपल सिंटेक्स याद रखना, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर यहाँ पे जैसे लास्ट नेम है, ये हो गया आपके फील्ड का नेम या एट्रीब्यूट का नेम, फिर ये है आपका डेटा टाइप कि किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, तो वेरिएबल कैरेक्टर, और कितना साइज होगा, तो 15 कैरेक्टर तक, फिर कॉमा, फिर दूसरे फील्ड की डेफिनेशन, फर्स्ट नेम, उसका डेटा टाइप, कॉमा। इस तरह से आप जितने फील्ड चाहे उतने बना सकते हैं। लास्ट में सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। जब टेबल बन जाए, आपको देखना है कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, कितने कॉलम से क्या है, तो उसके लिए आप डिस्क्राइब कमांड यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक टेबल बना के हम चेक करते हैं। सो लेट्स चेक इट, क्रिएट टेबल, और सपोज कीजिए टेबल का नाम मैंने रख दिया PA1, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या क्या रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए बना रहे हैं, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का है, तो व्हाट यू हैव टू टेक हियर, तो यू हैव टू टेक लेट्स से सब्जेक्ट नेम, तो आपने एस सब ले लिया। अब आप मान के चल रहे हैं कि वेर कैर लिया आपने, क्योंकि इसमें उसका नेम स्टोर करना, और सपोज कि किसी भी सब्जेक्ट की लेंथ 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। तो इस तरह सब्जेक्ट का नेम हो गया। नेक्स्ट, आप लेना चाहते हैं कि भाई सब्जेक्ट के नेम के बाद में लेट्स से मार्क्स कितने आए आपके, या टेस्ट कौन सा था। टेस्ट तो ऑलरेडी हमने ऐसे बता रखा, सीधे हम मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मार्क्स कितने हैं आपके, मार्क्स, और ये इंटीजर टाइप में आप ले रहे हैं, और एट द मोस्ट 2 डिजिट्स के हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक टेबल बना ली। आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना, तो डिस्क्राइब लिखें या शुरू के 4 कैरेक्टर लिख दे, डिस्क, एंड देन फॉलोड बाय नेम ऑफ द टेबल PA1। तो इस तरह से ये आपकी टेबल आ गई, क्लियर। तो इस तरह से आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में आप टेबल क्रिएट करें। अब सपोज कि आपको टेबल डिलीट करनी है, स्ट्रक्चर गलत है या जो भी है, तो ड्रॉप टेबल फॉलोड बाय नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम था PA1। और आपको प्रीवियस कमांड चेक करनी है, हिस्ट्री, तो उसके लिए आप कर्सर की अप या डाउन वाला यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें शो टेबल्स देखनी है, तो अब ये डिलीट कर दिया, तो अब इसमें कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। अब लेट से इसी तरह से हमें डाटाबेस भी डिलीट करना, तो ड्रॉप डाटा बेस आयुष DB। सो इन दिस वे आज आपने सीखा कैसे आप डाटाबेस बना सकते हैं, कैसे आप टेबल बना सकते हैं, टेबल लिस्ट देख सकते हैं, फाइनली उसको डिलीट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। प्लीज़ स्टडी वेल। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ राइट योर फीडबैक ऑन टेलीग्राम, और वो वीकली जो डेली वाला फॉर्म है उसको फिल करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।